हेलो दोस्तों, इस पार्ट में आपका स्वागत है। हमने काफ़ी सारे पार्ट्स कर लिए हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बनाए हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल में थोड़ा बड़े करे थे मैंने, 25 से लेकर 30 मिनट के भी पार्ट बने हैं वहाँ पे, बट जो हमारी थ्योरी पोर्शन है उसमें छोटे छोटे पार्ट्स बनाए गए हैं। क्लियर। तो अब ये चैप्टर ऐसे ही खत्म होने के कगार पे है। ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं फटाफट से, आय विधि संबंधित सावधानियां। मगर इसको पढ़ने से पहले मैं प्लीज़ आपको बोलूँगा इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, नहीं रोक लीजिए, और पहले जो मूल्यवृद्धि विधि की पढ़ाई थी ना मैंने, उसको एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि वही जो हमने पढ़ी थी ना वो बार बार रिपीट होने वाली है। क्लियर। आप बोल रहे हैं हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? देखो बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट में जब एंड वाला पार्ट होगा ना उसमें कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपकी बुक में। अगर आप टीआरजन यूज करते हो तो आपको पीछे जो है सबसे पीछे आपको वो क्वेश्चंस दिखने वाले हैं जिसमें लिखा होता है कि ये इंक्लूड होगा या नहीं होगा। चैप्टर के एंड में भी है और बुक के पीछे भी है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर। अब ये ऐसे नहीं आएगा सीधे सीधे, ये पता क्वेश्चन ऐसा आता है जैसे मान लो आप आ जाएगा पूंजीगत लाभ, और पूंजीगत लाभ को क्या इसको इंक्लूड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। दूतावास वाला पोर्शन आ जाएगा, क्या इसको इंक्लूड करना नहीं चाहिए। तो इस टाइप की चीज हमें पता होनी चाहिए। क्लियर। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे थे, सबसे पहले आय विधि वाली संबंधित सावधानियां। पहला, हस्तांतरित आय। हस्तांतरित आय यानी जो ट्रांसफर इनकम होती है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, दान, चैरिटी वाला जो था ना, ये जो मिलेगा, तो उसमें मतलब बेरोजगारी भत्ता हो गया। अब ध्यान से पढ़ना, अगर रोजगारी भत्ता है तो आएगा, राष्ट्रीय आय में इंक्लूड होगा। मगर यहाँ पे बेरोजगारी है यानी फालतू बैठे हुए को भी पैसा मिल रहा है, तो बेरोजगारी भत्ता राष्ट्रीय आय में नहीं आता। वृद्धावस्था पेंशन यानी बूढ़े होने पर अगर आपको पेंशन मिल रही है तो वो भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। मगर अगर वो रिटायरमेंट वाली होगी तो रिटायरमेंट के लिए तो आपने पहले काम किया ना किसी के यहाँ, तभी तो आप रिटायर हुए हो, तो उस वो आ जाएगी। मगर खाली आपने कहीं काम नहीं किया, आप बूढ़े हो गए, फिर आपको पेंशन मिल रही है वृद्धावस्था वाली, तो वो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि उसके बदले में आपने कुछ नहीं किया। तो जिसके बदले में आप कुछ करोगे ना तो वही आपका इंक्लूड होता है। तो देखो वृद्धावस्था पेंशन में आपको खाली घर बैठे बुढ़ापे भी मिल रही है, वो नहीं लेना, ठीक है ना। दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है भाई रिटायरमेंट पेंशन भी तो बुढ़ापे के बाद जैसे मिलती है तो वो तभी तो मिलती है। मैंने कहा बेटा उसके लिए कुछ काम किया हुआ है, यहाँ पे कुछ काम नहीं किया हुआ, ये वृद्धावस्था है, ठीक है ना। बेरोजगारी भत्ता या जेब खर्च, पॉकेट मनी मिल जाती है ना। तो इस टाइप की चीजें दान वान चैरिटी वैरिटी को कभी भी इंक्लूड नहीं करते। क्लियर। को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि हस्तांतरण आय के कारण कोई भी मूल्य वृद्धि अर्थव्यवस्था में नहीं होती, यानी अर्थव्यवस्था में घरेलू आय में कोई वृद्धि होगी नहीं, ना राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। बात समझ आ गया। अब बहुत बच्चे बोलते भाई यहाँ पर राष्ट्रीय लिखवा है, तो अगर घरेलू आय बोलो तो वहां भी शामिल नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो घरेलू छोटी बात होती है, राष्ट्रीय बड़ा, जो घरेलू में आएगा वो राष्ट्र में तो आ ही जाएगा, है ना। इस तरह से हम समझते हैं। तो हम बोलते हैं कि जो राष्ट्रीय आय है ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। क्या शामिल नहीं होगा? हस्तांतरित आय। तो पहला पॉइंट क्लियर कि हस्तांतरित आय जो हस्तांतरण आय होती है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इससे कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती है और ना ही इसके बदले में कुछ देना पड़ता है। क्लियर। आप बढ़ा के लिख सकते हो। नंबर 2, गैर कानूनी आय। ये गैर कानूनी आय क्या होती है? जैसे आपने चोरी करी, जुआ खेलते हो आप, ठीक है ना, उससे आपको इनकम मिल रही है, तो उसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। हमेशा रखना, जो काला धन होता है ना, ब्लैक मनी टाइप का, उसको कभी भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। बात समझ? क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये अवैध। अवैध मतलब क्या होता है? एक तो वैध होती है, वैध मतलब जो कानूनी रूप में मान्य हो, ये अवैध है, मान्य नहीं है, ये गैर कानूनी है। क्लियर। क्योंकि ये अवैध है, इलीगल एक्टिविटी से आपने कमाया है। क्लियर। तो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। अचानक प्राप्त आय, ये अचानक प्राप्त आय को कहते हैं विंडफॉल गेन्स, यानी एकदम से आपको पैसा मिल गया, उसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना। याद रखना, उसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना। जैसे आपने लॉटरी खेली, आपने घोड़ों की रेस में पैसा लगाया और उससे आप पैसे जीत गए, है ना, तो ऐसी चीजों को कभी भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इससे भी हम मानते हैं कि कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती है, ठीक है ना। और ये अचानक कमाई गई इनकम है, इसके लिए आपने कोई एफर्ट थोड़ी ना किए। बात समझ गया? ये तो तुक्के वाली इनकम है। तो पहला, हस्तांतरित आय को कभी राष्ट्रीय में शामिल नहीं करनी। दूसरी बात, गैर कानूनी आय जो अवैध होती है उसको राष्ट्रीय में कभी शामिल नहीं करते, काला धन टाइप का, ठीक है। अचानक अगर आपको कोई पैसा मिल गया लॉटरी वॉटरी खेल करके, ठीक है, आपने घोड़ों के पैसों में वो क्या घोड़ों पे पैसे लगा करके आपने वो रेस में जीत लिए, तो ऐसी चीजें नहीं आती। क्लियर। पूंजीगत लाभ, ये पूंजीगत लाभ भी आपको याद रखना है नाम, यानी जो पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय करते थे, ये पॉइंट ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है कि पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय करने से जो भी आपको सेल वेल करने से जो भी आपको पैसा मिलता है, ठीक है, उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है ना। क्यों नहीं करते? इसका रीजन मैं ऑलरेडी लिखवा चुका था कि जब हम इसको पहली बार बेच रहे होते हैं ना, तभी इसको राष्ट्रीय आय में शामिल कर चुके होते हैं, अब बार बार नहीं करते हैं। मगर मैंने ये जरूर बताया था कि जो उसके ऊपर जो दलालों का कमीशन होगा बार बार, वो राष्ट्रीय आय में शामिल होता है, क्योंकि वो उसकी सेवा का एक क्या है? फल है। क्लियर। तो देखो वही लिखा हुआ, पुरानी वस्तुओं की बिक्री और खरीद करने पर जो कमीशन और जो दलाली होती है ना,
उसको राष्ट्रीय आय में शामिल करना है। क्यों? क्योंकि वो उसकी सेवाओं का पुरस्कार होता है, यानी उसने भाई सेवा दी है ना मकान बेचने में, खरीदने में, तो भाई वो तो आएगा, रिवॉर्ड तो आएगा ही, वो उसकी रिवॉर्ड है, ठीक है, तो वो आएगा। तो ये 2 ऑलरेडी पॉइंट हम पढ़ चुके थे, डन। हमने सिर्फ 3 पॉइंट नहीं पढ़े हैं। उसके बाद जिन मकानों में मकान मालिक खुद रह रहा है, ऑलरेडी बताया था मैंने कि खुद का मकान है, उसमें मकान मालिक खुद रह रहा है, तो उसका जो आरोपित किराया होता है, यानी जो एस्टिमेटेड रेंट होता है, उसको राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी इसका रीजन बताया था, क्योंकि हर मकान की, चाहे वो किराए पे दिया गया हो, चाहे वो किराए पे दिया हुआ ना हो, जो सेल्फ ओन्ड हाउस होता है, खुद का जो हाउस होता है, चाहे वो किराए पे हो या ना हो, हर घर की क्या होती है, एक ना एक क्या होते हैं, आरोपित किराया होता है, एक एस्टिमेटेड रेंट तो भाई होता ही होता है, हर घर का किराया जरूर होता है, चाहे आप किराए पे दो या ना दो, ठीक है। अगर ना भी देते तो भी अंदाजा तो लगा सकते हो ना इस घर का इतना किराया बनता है। तो उसने बोला था कि जो अगर मकान मालिक खुद उस घर में रहता है, तब भी हम उसका जो आरोपित किराया है उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। तो ये ऑलरेडी पॉइंट पढ़ लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते इसमें 2-3 पॉइंट और कर लेते हैं। पहले सामने देखिए, 6 पॉइंट हमने पढ़ लिया, बट याद रखना प्लीज, वो जो पुरानी वस्तु वाला पॉइंट है, वहां पे पुरानी वस्तु हो सकता है, पुराने मकान हो सकता है, हमेशा रखना। पुराने मकान होगा तो भी वो शामिल नहीं होगा, मगर उनके ऊपर जो कमीशन होता है वो हमेशा शामिल होता है, ये हमेशा याद रखना है। दूसरा, अगर शेयर बॉन्ड्स के ऊपर भी अगर कमीशन मिल रहा है तो कमीशन दलाली तो हमेशा इंक्लूड करना है, क्योंकि वो सेवाओं का क्या होता है, फल होता है। क्लियर। अगला पॉइंट देखो 7वां, ये भी हमने ऑलरेडी पीछे कवर कर लिया था, किसमें, मूल्य वृद्धि विधि वाले में, कि स्व उपभोग के लिए उत्पादन, अगर आप स्वयं के उपभोग के लिए अगर उत्पादन करते हो तो उसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। मैंने कहा था ये इसलिए होता है क्योंकि देखो, एक तरीका तो ये कि आप पूरा का पूरा मार्केट में बेच दो, फिर अपने लिए खरीद के लेकर आओ, ठीक है, एक तरीका। या फिर दूसरा तरीका क्या था, पहले उसमें से कुछ अपने लिए बचा लो और फिर बाकी जो है ना वो मार्केट में बेच लो। तो दोनों केस में, ठीक है, हमें पूरी वैल्यू को ही काउंट करना होता है। देखो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ वाला पॉइंट। मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो आप 100 kg अगर आप प्रोड्यूस करते हो कोई भी चीज़, ठीक है ना, तो अगर आप 100 के 100 बेच देते मार्केट में, तो 100 का जो 100 kg है ये आपका राष्ट्रीय आय में शामिल हो चुका होता। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप खुद भी इसमें से मान लो 20 किलो निकाल लेते हो और 80 किलो को मार्केट में बेच देते हो, 80 kg को, तो 80 kg को तो इंक्लूड करेंगे, तो क्या ये 20 kg क्या है, ये इंक्लूड नहीं करना चाहिए? बेटा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आप 100 का 100 भी बेचते तो फिर मार्केट से 20 तो अपने लिए खरीद के लेके आते हैं ना, है ना। तो अब वही तरीका, अब आप 20 खरीद नहीं रहे हो, पहले बचा रहे हो और बाकी 80 बेच रहे हो, तो उस केस में वही तो हुआ कि आप चाहे आपने पूरा 100 का बेचा फिर 20 का खरीद लिया, बात तो वही होगी ना। तो इसको प्लीज ध्यान से खुद से एनालाइज करो, फिर समझो उसको, ठीक है ना। रट्टा मत मारना किसी चीज का भी, रट्टा मारना बेकार होता है। आगे तो ये वाला पॉइंट हमने ऑलरेडी कर लिया था, इसको देख लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा आयकर यानी इनकम टैक्स, है ना, आयकर क्या उसे इंक्लूड करना चाहिए, तो हम ये बोलेंगे कि जो आयकर होता है ना वो कर्मचारियों के पारिश्रमिक में, यानी जो आपको जो सैलरी मिलती है, मान लो आपको मिल रही है 1 लाख रुपए पर महीना, ठीक है ना, 1 लाख पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है, ये कर्मचारियों का पारिश्रमिक है। तो हम बोलते हैं कि भाई जो कर्मचारी पारिश्रमिक से ही आयकर दिया जाता है, जो टैक्स दिया जाता है वो इसी में से दिया जाता है। और ये हमने ऑलरेडी क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया, राष्ट्रीय आय में कर दिया था ना, ये ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया था हमने। तो जब हम इसको ऑलरेडी ले लेते हैं तो उसके अंदर की जो चीज़ें होती हैं उनको लेके क्या फ़ायदा, ठीक है। तो इसलिए इसे अलग से राष्ट्रीय आय के अनुमान में नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी क्या है, कर्मचारी पारिश्रमिक ले चुके होते हैं, तो फिर टैक्स भी तो उसी में से जाएगा ना, उसी का तो कोई परसेंटेज होगा ना टैक्स, है ना। तो टैक्स को फिर अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ तक हमारा आय विधि का भी खत्म हो जाता है कॉन्सेप्ट। अब करते हैं व्यय विधि को। आगे देखिए फटाफट से व्यय विधि भी खत्म कर लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले कह रहा है सरकार द्वारा हस्तांतरण भुगतान। आप बोलोगे भाई तो पहले जैसा पॉइंट है, बिल्कुल हाँ पहले जैसा पॉइंट ही है, बट वहाँ पे क्या था, आय की बात कर रहे थे। वहाँ पे जो होता ना हस्तांतरण आय थी, यानी वो हमें मिल रही थी तो भी शामिल नहीं करना, और अगर हस्तांतरण भुगतान है यानी हम अगर कर रहे हैं तो भी नहीं करना, यानी अगर हमें दान मिल रहा है तो भी शामिल नहीं, क्योंकि हम उसके बदले कुछ थोड़ा ना देते हैं, और अगर हम दान कर रहे हैं किसको तो भी हमें कुछ नहीं मिलना। तो हस्तांतरण चाहे आय हो चाहे हस्तांतरण भुगतान हो, दोनों केस में वो आते नहीं है। अब ये व्यय विधि है तो ये व्यय की बात करेगा, भुगतान की। तो जैसे वृद्धावस्था पेंशन हो गया, दोबारा वही जेब खर्च दे रहे हो आप, ठीक है, छात्रवृत्ति पेंशन हो गया, ठीक है ना, इस टाइप की चीजें अगर क्या है स्कॉलरशिप एंड ऑल ये दी जाती है तो ये नहीं आता। क्लियर, राष्ट्रीय में शामिल बिल्कुल नहीं होगा ये। क्यों? क्योंकि इसके कारण कोई भी मूल्य वृद्धि नहीं होती, यानी आपकी जो घरेलू आय है उसमें कोई वृद्धि नहीं होने वाली, कोई मूल्य वृद्धि नहीं होगी। क्लियर। नंबर 2 मध्यवर्ती वस्तु, ये भी हमने ऑलरेडी समझ चुके हैं, यानी अब बहुत आसान हो चुका है। इको लगभग या जो 4 चैप्टर था ना ये खत्म होने को जा रहा है, ठीक है ना। मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं पर होने वाले व्यय को शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि इससे दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है, ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। क्लियर। कौन सा लेना चाहिए, सिर्फ केवल अंतिम व्यय, यानी अंतिम जो व्यय होता है सिर्फ उसी को शामिल करना चाहिए, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। क्लियर।
उसके अलावा पुरानी वस्तु वाला मैं ऑलरेडी पढ़ चुके, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं, मैंने खाली बोल दिया पुरानी वस्तु वाला ऑलरेडी डन है। डन टिक का मतलब ऑलरेडी डन है, मैंने ये नहीं लिखा हुआ कि शामिल करना है। क्लियर? तो पुरानी वस्तु वाला मैं खाली दोबारा रिपीट कर देता हूँ, खाली बस लिख नहीं रहा मैं। पुरानी वस्तुओं के जो भी मकान है, वस्तु है, किसी का भी क्रय विक्रय शामिल नहीं होता, क्योंकि वो जब पहली बार हो चुका होता है ना क्रय विक्रय, तभी शामिल होता है। क्लियर? दूसरा, जहाँ पे मकान मालिक खुद रह रहे हैं उसका आरोपित किराया हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि हर मकान की क्या होती है, कोई ना कोई आरोपित किराया होता है, तो आपको हमेशा उसको इंक्लूड करना चाहिए। स्व उपभोग के लिए उत्पादित वस्तुओं का, स्व उपभोग के लिए नहीं, खुद के उपभोग के लिए आप वस्तु उत्पादित कर रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे, उसको शामिल क्या करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, ये शामिल होता है, लिखवा रखा ऑलरेडी। ठीक है ना? बट याद रखना, अगर वहाँ पे लिखा है स्व उपभोग के लिए सेवाएं, सेवाओं का उत्पादन किया है, तो भाई अगर सेवाएं अगर कर रहे हो ना, तो सेवाएं नहीं होती, मैं बार बार पहले पढ़ा चुका हूँ, सेवाएं स्वयं वाली नहीं होती है, वस्तुएं स्वयं वाली हो जाती है। अगर मैं फिर यहाँ पे अगर एक चीज़ पूछूं कि मान के चलो आपका नाम कोई भी है, मतलब इना मीना सीना जो भी नाम है आपका, ठीक है, XYZ, तो आपने अपने घर के ना पीछे ये गमलों में ना आपने मिर्चियाँ उगाई हुई है। अब बताओ, आपने वो मिर्ची उगाई, क्या उसको राष्ट्रीय में शामिल करेंगे? ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भाई देखो वस्तुओं का उत्पादन किया, मैंने कहा ना, अगर आप 2-4 मिर्चियाँ उगा लेते हो गमले में, या घर के आगे पीछे उगा लेते हो टमाटर, तो उसको राष्ट्रीय में शामिल नहीं करते। ठीक है ना? ऐसी चीज़ों को नहीं करते, याद रखना, वो मत लेना। ये बड़े लेवल पे आपने क्या है, प्रोडक्शन किया है, तो आपने सारे शामिल कर लिया स्वयं भोग के लिए। क्लियर ना? वो एक आध मिर्ची का पौधा लगा दिया, वो मत करना भाई, पहले दोबारा बोल रहा हूँ। उसके अलावा ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं, शेयर बॉन्डों पर किया गया व्यय। देखो, शेयर बॉन्ड पे अगर कोई भी आप खर्चा करते हो ना, कभी भी वो शामिल नहीं होता, ये तो हमेशा दिमाग में बैठा लो। मगर दोबारा वही बोलूंगा, इन पे भी अगर कोई कमीशन है ना, तो वो शामिल हो जाएगा। यानी शेयर बॉन्डों पे भी अगर कोई कमीशन है, कि दलाली कमीशन होता है, तो शामिल हो जाएगा। मगर अगर शेयर बॉन्ड में अगर बोल रहा है कोई, क्या इनके क्रय विक्रय को शामिल करेंगे, हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये सिर्फ के कागजी दावे होते हैं, यानी ओनली मेयर पेपर क्लेम्स, मेयर पेपर क्लेम्स, ये सिर्फ एक कागजी वो है, कार्यवाही टाइप की चीजें। ठीक है ना? इनका अंतिम वस्तुओं सेवाओं के प्रवाह से कोई मतलब नहीं होता, अंतिम सेवाओं वस्तुओं से कोई मतलब नहीं है। और आप ये भी लिख सकते हो, इससे कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती, मूल्य वृद्धि नहीं होती, इनसे कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती, इसलिए इसको राष्ट्रीय में शामिल नहीं करते। मगर इनके ऊपर अगर दलाली कमीशन होगा तो हम करेंगे। अब बहुत बच्चे यहाँ पे शेयर्स बॉन्ड की बात करेंगे, है क्या चीज़? ठीक है, तो वो ऑलरेडी आप अकाउंट्स में पढ़ लोगे। ठीक है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। ठीक है ना? शेयर्स तो चलो आपने सुना हुआ है, हल्का सा बॉन्ड के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, बॉन्ड एक तरह से ऋण पत्र हो गए। ठीक है ना? यानी जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है ना, तो बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उसमें एक तरीका तो क्या है, वो शेयर इशू करती है तो उसे पैसा मिल जाता है। नंबर 2, दूसरा बॉन्ड भी होता है। इसमें क्या है, कंपनी क्या नाम है, वोटिंग राइट टाइप की चीज नहीं देगी आपको, खाली क्या करेगी, आपको क्या है, पेपर लिख कर दे देगी, हम आपसे इतना पैसा ले रहे हैं। तो एक तरह से लोन टाइप का हो गया, यानी ऋण पत्र हो गया। यानी आप क्या करेगा, वो आपको पेपर टाइप का दे देगा और आपसे पैसे ले लेगा, और उसके ऊपर आपको फिर क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो ये बॉन्ड हो गया, इतना आप समझ लो बहुत है आपके लिए अभी। बाकी अकाउंट्स में तो हमने पढ़ना ही है। ठीक है, तो ये आपका आय विधि और व्यय विधि वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये मैंने आपको खत्म करके रख दिया है यहाँ पे। आगे देखिए, 2 डेफिनेशन और है हमारे पास। एक है समावेश, जिसको हम भरण भी बोलते हैं, और दूसरा हमारा है क्षरण, यानी हमारी वापसी। क्लियर? अगर हम समावेश की बात करें तो समावेश यानी समाना, इसका मतलब भरने की बात कर रहा है, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंजेक्शन। क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। ठीक है ना? जबकि वहीं पे हमारा दूसरा क्या है, वापसी यानी क्षरण है, इसको हम कहते हैं रिसाव यानी लीकेज। ठीक है ना? क्या बोलते हैं, देखो ऊपर हमने क्या बोला, एक तो हमने भरण बोला, ठीक है, भरण को हमने क्या बोला, इंजेक्शन। ठीक है ना? और दूसरा हमारा क्या हो गया, लीकेज हो गया। ठीक है, स्पेलिंग गलत है क्या, LEAKAGE। ठीक है ना? तो लीकेज बोलते हैं। डन। अब ये समावेश की अगर हम बात करें, समावेश है क्या, मैंने कहा देखो समावेश, देखो जब किसी पे ना इंजेक्शन लगता है ना, तो एक तरह से यहाँ से दवाई जाती है और वो उसके अंदर भर जाती है। तो उसका मतलब क्या हो रहा है, इससे चक्रीय प्रवाह में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। यानी जब आप कोई चीज इंजेक्ट करते हो तो बढ़ोतरी होती है। तो ऐसे यहाँ पे चक्रीय प्रवाह में, यानी जो आपने पढ़ा था ना, फ्लो पढ़ा था, ठीक है, परिवार और फर्मों के बीच में, ऐसे और भी होते हैं। ठीक है ना? तो इसमें जो फ्लो था ना, जो हमारा जो जा रहा था, इधर से उधर पैसा घूम रहा था, उसमें बढ़ोतरी होगी। क्यों? इंजेक्ट हो रही है चीजें, उसके अंदर जा रही है, तो इससे बढ़ोतरी होगी। नंबर 2, समावेश के कारण चक्रीय प्रवाह का विस्तार होता है और वो फैलने लग जाता है। ठीक है ना? यानी बढ़ रहा है तो फैलेगा, विस्तार तो होगा। तो ये लिखा हुआ है, इंजेक्शन के कारण चक्रीय प्रवाह में पहले तो बढ़ोतरी, क्योंकि इंजेक्ट हो गया है तो वहां भर गया है। क्लियर? इससे चक्रीय प्रवाह का विस्तार होगा। इसके उदाहरण सरकारी निवेश या सरकारी व्यय में वृद्धि। अब जब गवर्नमेंट खर्चा करती है ना, जैसे गवर्नमेंट अभी खर्चा कर रही है, तो इससे क्या होगा, सुविधाएं बढ़ती है। अब मान लो आपकी गलियों में, आपकी गलियां टूटी फूटी है, वो गाड़ियां नहीं आती, अब गवर्नमेंट ने खर्चा करके गाड़ियां वाड़ियां आने लायक गलियां बना दी है,
तो माल आपके गेट तक जाएगा, आप और ज़्यादा क्या खरीदना स्टार्ट कर लोगे, है ना। डिमांड सप्लाई प्रेशर ये सब चीज़ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो वही करना चाहती है गवर्नमेंट, क्या करती है, निवेश में वृद्धि करती है, जिससे क्या है लोगों तक सुविधा पहुंचे, लोग क्या करें इसमें फिर खर्चा भी करें, है ना। दूसरा ऐसी निर्यात, अगर हम निर्यात करते हैं तो उस समय क्या होता है, पैसा मिलता है, गारंटेड है, ठीक है। उपभोग, अगर हम उपभोग करते हैं यानी हमने मांग करी तो फिर दोबारा पैसा कहाँ जाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था में आना लग जाएगा। याद रखना, अर्थव्यवस्था में पैसा आना सही बात होती है, बट अगर आप अर्थव्यवस्था में पैसे को रोकते हो तो दिक्कत वाला काम होता है। ये तीनों के तीनों जो है ना, ये अर्थव्यवस्था में पैसा लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आय के चक्र प्रवाह को बढ़ाएंगे। कौन, आपका जैसे निर्यात करोगे, आप माल बाहर बेचोगे तो पैसा आएगा, उपभोग करोगे तो उसका मतलब क्या हुआ, लोग जब डिमांड करते हैं ना तो फिर पैसा पे करते हैं, तो अर्थव्यवस्था में पैसा घूमता है। अब आप डिमांड ही नहीं कर रहे हो, पैसा बचा के रखा हुआ घर में, तो वो गलत चीज हो जाती है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, निर्यात, उपभोग और सरकारी निवेश में वृद्धि, यानी गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। क्लियर। ऐसी वापसी क्षरण होता है, जिसको हम लीकेज कहते हैं। अब अगर मान लो मैं किसी में लीकेज कर दूं तो उससे तो भाई सारी चीज बह करके यानी लीक होकर के वहां तो खत्म हो जाएगा, बात समझो ना, और बाहर सारा रस जाएगा, कहीं और चले जाएगा ना सारा। तो वही यहाँ पे है, वापसी या क्षरण से क्या होता है, चक्रीय प्रवाह में कमी होती है। अब यहाँ पे चक्रीय प्रवाह में कमी हो गई, क्यों, क्योंकि यार वहां से मैंने चीजें निकाल दी, लीक कर दी, और पहले वाले में भरी थी मैंने तो बढ़ोतरी हुई थी। क्लियर। ऐसी इसको कमी से या फिर वापसी से। अब वापसी के कारण क्या होता है, चक्रीय प्रवाह का संकुचन हो जाता है। संकुचन मतलब होता है सिकुड़ना, चक्रीय प्रवाह सिकुड़ जाता है, क्योंकि आपने वहां से लीक कर दी चीजें, तो वो सिकुड़ गया, वहां से आपने पैसा निकाल लिया, जो भी करा, ठीक है ना। अब जैसे इसका एग्जाम्पल है बचत, आपने पैसा ना वहां अर्थव्यवस्था से निकाल करके बचत करके कहीं कहीं छुपा के रख रहे हो, अब भाई तो अर्थव्यवस्था पैसा कम हो जाएगा, तो बचत इसका एक एग्जाम्पल होगा। आयात, आप बाहर से सामान खरीद रहे हो तो भाई आपका पैसा बाहर वाली अर्थव्यवस्था, किसी और की अर्थव्यवस्था में जाएगा, किसी और कंट्री में जाएगा, आपका थोड़ी ना रहेगा, तो आयात इसका एग्जांपल होगा। कर, अगर आप टैक्स वैक्स पे करते हो तो फिर दोबारा वो अर्थव्यवस्था से हट करके कहीं और, ठीक है ना, आपका उससे डिमांड भी देखो, अगर आप टैक्स पे करते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी उपभोग भी कम हो जाएगी, और उपभोग कम हो जाएगा तो गारंटेड है पैसा, डिमांड कम तो अर्थव्यवस्था पैसा घूमना कम। क्लियर ना। तो इस तरह से हम बोलते हैं बचत, आय और कर इसके एग्जाम्पल है। इसमें हमारा सरकारी निवेश में वृद्धि, निर्यात और उपभोग इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। आगे देखिए लास्ट, ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा में लिखवाया है क्योंकि अभी भी कुछ टीचर इसको पूछ लेते हैं, वैसे पढ़ने लायक है नहीं अभी ये, ठीक है। नोट डाउन करके रख लेना, क्या पता आपके टीचर भी पुराने टाइप के ही हो, ठीक है, वो पूछ सकते हैं आपके ये कि चक्रीय प्रवाह मॉडलों का महत्व क्या होता है। यानी अभी देखो और भी, जैसे मैंने आपको क्षेत्र बताया था ना, वो परिवार फर्म के बीच में डायग्राम बताया था, ऐसी 3 क्षेत्र का भी सरकार के साथ भी बनता था, और तुम्हारा कौन है चौथा, वो जो भाई क्षेत्र उसके साथ भी बनता था, बट वो अभी है नहीं कोर्स, तो हम कराते नहीं है, ठीक है, वरना और भी यहाँ पे मॉडल बन सकते हैं, एक आध और बन जाते हैं, ठीक है, बट मैंने नहीं बनवाए क्योंकि जब है नहीं कोर्स में, ये भी बहुत रेयरली टीचर पूछता है, बट फिर भी देख लेते हैं, बहुत आसान सा है वैसे तो। चक्रीय प्रवाह का जो चक्रीय प्रवाह मॉडल बनते हैं उनके महत्व क्या है, महत्व देखो ये है, इंपोर्टेंस ये है, पहला, ये राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने में आसान हो जाता है, इससे राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना आसान हो जाता है, सबसे टुच्चा पॉइंट है, कोई भी लिख सकता है, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना आसान हो जाता है। ये समावेश और वापसी के बारे में बताता है, यानी क्षरण और भरण के बारे में बताता है, ये भी हमने पढ़ लिया। ये विभिन्न क्षेत्रों के बीच में परस्पर निर्भरता को बताता है, निर्भरता को प्रकट करता है। विभिन्न क्षेत्र यानी परिवार, फर्म, सरकार और बाह्य क्षेत्र के बीच में जो निर्भरता है ना, उसके बारे में बताएगा कि कैसे वो एक दूसरे से जुड़े हुए, कैसे वो फ्लो वहाँ पे चलता है, ठीक है ना। तो पहला, इससे राष्ट्रीय आय आसान हो जाती है निकालना। दूसरा, समावेश और भरण के बारे में, समावेश और वापसी के बारे में बताएगा, नहीं भरण और क्षरण के बारे में बताएगा। नंबर 3, ये विभिन्न क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता को बताता है। और लास्ट, चक्रीय प्रवाह जो है ना, वो अर्थव्यवस्था की संरचना का ज्ञान देता है। संरचना क्यों, कि इससे उसको क्या गया था, संसाधन भुगतान, संसाधन सेवाएं, फिर उसने संसाधन भुगतान किया था, ठीक है ना। तो इस टाइप की जो संरचना है, किस टाइप से आपकी अर्थव्यवस्था का मतलब इस टाइम पे ढांचा क्या है, तरीका क्या है करने का ना काम, वो सब कौन बताएगा, चक्रीय प्रवाह बताएगा, ठीक है ना। तो ये एक्स्ट्रा में मैंने करवा दिया है। अभी हम इस वीडियो को यहीं पे ऑफ मतलब रोक लेते हैं, ठीक है। जो बचे कुछ ही चीज़ें, बकवास चीज़ें, उनको भी अगली एक आध क्लास में ख़त्म करते हैं और चैप्टर को फिर क्लोज करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में, ठीक है ना। इसी चैप्टर की भी एक आध वीडियो और रहेगी, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।